लो क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर 16 एयर यानी कि हवा। तो एयर एक ऐसा चैप्टर है जो आप काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। एयर आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं, एयर आप काफ़ी बार सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ चुके हैं। तो बहुत ही फैमिलियर सा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट टुवर्ड्स योर फिंगर्स। व्हाट डू यू फील? व्हाट मेक्स योर फिंगर्स फील हॉट? मैं कर रही हूँ, मैं अपने हाथ पर ऐसे करके छोड़ रही हूँ सांस। क्या हो रहा है? मेरी फिंगर्स गर्माहट महसूस कर रही हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज एयर। किस वजह से? क्योंकि मेरे मुंह से क्या निकल रही है? एयर निकल रही है। यू कैन फील इट ओनली व्हेन इट इज़ मूविंग। देखो एयर अभी भी मेरे मुंह से निकल रही है, पर अभी ये मुझे महसूस नहीं हो रही है। कब महसूस होती है? जब ये ज़्यादा मूव करती है, जब इसका मूवमेंट होता है। एयर देखो अभी भी हमारे आसपास है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी एयर है, देखो एयर है। पर ये कब हमें महसूस होगी? जब हवा चलेगी। बोलते हैं ना आज तो हवा चल रही है, हवा चल रही है मतलब एयर चल रही है। और जब एयर चल रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड। क्या बोलते हैं? विंड। सो विंड इज द नेम गिवन टू मूविंग एयर। चलती हुई एयर को, जब हवा चलती है, हवा बहती है, तो हम उसको बोलते हैं विंड। एयर इज एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एयर ना हो। कीप एन बुक अंडर अ फैन, स्विच ऑन द फैन, वॉट हैपन्स टू द पेजेस ऑफ द बुक। आप एक बुक खोलकर पंखे के नीचे रख दीजिए, क्या होगा? उसके पेजेस उड़ने लगेंगे। लेट अ गर्ल विद ओपन हेयर स्टैंड अंडर अ मूविंग फैन, वॉट हैपन्स टू हर हेयर। आप फैन के सामने खड़े हुई, आपके बालों को क्या महसूस होगा? ऐसे आपके बाल उड़ते हुए आपको महसूस होंगे ना, क्योंकि आपके बालों पर क्या लग रही है? फैन से आने वाली एयर लग रही है। Hold a handkerchief in your hand and stand under a moving fan. What happens to the handkerchief? You will notice that the leaves of the book start fluttering. Also, the handkerchief and the hair start moving. तो इन सब एक्टिविटीज़ में आप मूवमेंट देखेंगे। जब आप बुक को खोलकर टेबल पर रख देंगे और पंखा चला देंगे तो बुक्स के पेजेस में मूवमेंट आपको नज़र आएगा। जब आप बाल खोलकर अपने पंखे के सामने खड़े होंगे तो आपको आपके बालों में मूवमेंट नज़र आएगा। इसके अलावा आप एक रूमाल लीजिए और उसको फैन के सामने करिए तो उसमें भी क्या होगा? मूवमेंट। The answer remains the same. The objects show the same movement in every room as air is present everywhere. आप कहीं भी इन चीज़ों को करिए, सेम रिजल्ट्स आएंगे। और क्यों? क्योंकि हर जगह एयर प्रेजेंट है। Now let us perform some activities to further feel the presence of air around us in water and in the soil. तो ये एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटी आपको खुद करके देखनी है, तभी आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि जो वाटर है उसमें भी एयर है, जो सॉइल है उसमें भी एयर है। ओके, तो देखिएगा इन एक्टिविटीज़ को करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। तो देखिए ये भी एक एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटीज़ आप करेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि देखिए वाटर में भी आपके एयर है, सॉइल में भी एयर है, हर जगह एयर है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एयर जगह घेरती है, बिल्कुल घेरती है। टू एक्टिविटीज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज प्रूव दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो चलिए इन एक्टिविटीज़ को हम कर लेते हैं कि एयर किस तरीके से जगह को घेरती है। हम कैसे कह सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसके लिए आपको क्या करना है? टेक अ ग्लास जार एंड पुट अ फनल ऑन इट्स माउथ। आपने ग्लास जार ले लिया, देखिए एक ग्लास जार ले लिया और उसके मुंह पर आपने क्या लगा दिया? फनल। पुट सम क्ले अराउंड द टॉप ऑफ द जार टू होल्ड द फनल इन द मिडल ऑफ द ग्लास जार। आपने चारों तरफ इसके मिट्टी लगा दी, क्ले लगा दी। जो क्ले आती है, आप खेलते भी हो क्ले से, उस क्ले को लगा दिया जिससे कि ये जो फनल है वो इधर उधर मूव ना करे। इंश्योर दैट देयर आर नो होल्स इन द क्ले। आपको ये करना है कि क्ले के अंदर किसी भी तरीके से होल्स ना हो, प्रॉपर सील्ड हो आपका जो जार है। पोर कलर्ड वाटर स्लोली इनटू द फनल। कलर्ड वाटर हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द वाटर लेवल। अब आप इसके लिए कलरफुल वाटर यूज़ करिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी में कलर डाल लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से पानी का जो लेवल है वो नज़र आए। डज इट फ्लो डाउन फ्रॉम द फनल टू द जार? नो। मेक अ होल इन द क्ले। वॉट हैपन्स टू द वाटर नाउ? डज इट फ्लो डाउन टू द जार?
यस, आपने क्या किया कि जब आपने क्ले लगा दी थी और उसके अंदर कोई होल नहीं था, तो पानी जब आपने फनल से डाला तो वो पानी उसमें नहीं गया, जो जार था उसमें पानी नहीं गया। ये मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपने एक जार लिया, यहाँ पर आपने क्ले लगा दिया, अच्छे से क्ले लगा दिया जिससे बिल्कुल भी हवा के आने जाने की गुंजाइश ना हो। आपने एक फ़नल यहाँ पर लगा दिया और इस फ़नल में आपने पानी डालने की कोशिश की। क्या पानी जाएगा? पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने उसको अच्छे से सील कर दिया था। आपने क्ले इस तरीके से लगाई थी कि उसके अंदर से एयर बाहर ना निकले। जब एयर बाहर नहीं निकली तो जब एयर उसके अंदर है तो वाटर जाने की तो जगह ही नहीं है। Initially, the water does not flow down in the jar because the jar is full of air. There is no space for water. The air in the jar pushes the water in the funnel and holds it there. When you make a hole in the clay, the air escapes the jar through the hole and that space is occupied by the water. अब आपने क्या किया कि अरे भाई इस जार में पानी तो जा नहीं रहा, तो जो हमने क्ले लगाई थी उसमें आपने छेद कर दिया और उसमें से सारी की सारी जार की जो एयर थी वो बाहर चली गई। और अब आप जब उसमें पानी डालेंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ एक्टिविटी थी। ये दूसरी वाली एक्टिविटी है। देखिए, एक्टिविटी आपके मैं करने के लिए इसलिए देती हूँ क्योंकि जब आप एक्टिविटी को करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। आपको ये पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा उससे आपको काफ़ी कुछ टॉपिक में क्लियर होता है। ओके, तो इसीलिए एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करके मैं एक एक्टिविटी आपको देती हूँ खुद समझने के लिए। इट इज़ लाइक अ होमवर्क। Okay, now nitrogen, which makes 78% of air, is not used by animals including human beings directly. तो देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू नाइट्रेट विच इज़ देन यूज्ड बाय द प्लांट्स। इसके लिए क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को, भाई ये जो है आपकी सॉइल है, ओके, ये सॉइल है, ये आसपास का एटमॉस्फेयर है, यहाँ एयर है, इसके अंदर ना बहुत सारे कीड़े हैं। मैं कीड़े बनाऊँ क्या? देखो, ऐसे बनाऊँ कीड़ा? ये देखिए, ये आपका कीड़ा है, ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इतने छोटे हैं कि आपको एक माइक्रोस्कोप चाहिए इन्हें देखने के लिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ा बताया है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बड़ी ही मदद करते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए। कैसे करते हैं? ये ना डायरेक्टली तो हमें नहीं दे सकते नाइट्रोजन, ना ही हम ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली। ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इस नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ओके, और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके ये अपने नाइट्रेट्स को ना सॉइल में मिला देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, देखो, सॉइल के अंदर ये कीड़े, इन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस ली, ओके, नाइट्रोजन गैस ली और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया और सॉइल में मिला दिया। ये जो सॉइल है, इस सॉइल में हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जिसमें से हम खाना उगाते हैं, तभी तो हम खा पाते हैं। हम गेहूँ उगाते हैं, हम दाल उगाते हैं। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये उस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रेट्स को ले लेंगे, और जब हम इस खाने को खाएंगे तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन चला जाएगा। ऑक्सीजन, विच constitutes about 21% of air, is used by plants and animals directly for respiration. तो ऑक्सीजन जो कि 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 0.03% ऑफ एयर। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.03, विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए। एनिमल्स कैन नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली। हाउ डू एनिमल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड? डू यू नो द यूजेस ऑफ अदर गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर? बिसाइड्स दीज गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो देखो, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे एयर में नाइट्रोजन है, जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लेते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वो उसको ले लेते हैं, हम उन पेड़ पौधों को खाते हैं और हमारी बॉडी में नाइट्रोजन चला जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन, जिसको हम सीधा अपनी नाक से लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और हमारे रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है,
हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से ये अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको करते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास हमारी गैसेस में है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। द नेक्स्ट एक्टिविटी शोज दैट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। तो अब हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे, एक एक्टिविटी मैं करूँगी और एक एक्टिविटी आप रीड आउट करेंगे, आप समझेंगे। कोई डाउट हो तो आप जब चाहें तब उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका, जैसे आपने बोला कि मैम हमें ये एक्टिविटी समझ में नहीं आई, आप उस एक्टिविटी का फ़ोटो क्लिक करिए और उस एक्टिविटी को मुझे सेंड कर दीजिए। उस एक्टिविटी पर एक अलग से वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप कर दूँगी ग्रुप पर। ओके, तो एक्टिविटीज़ को खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगी अपने डाउट्स को भेजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटीज़ करेंगे। दो एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्टिविटी आप करेंगे, एक मैं करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बड़ी सी एक्टिविटी है, इसको मैं कर देती हूँ। छोटी छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। तो ये वाली एक्टिविटी जो है ये आप करेंगे और जो ऊपर वाली एक्टिविटी है ये मैं आपको अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। एम क्या है हमारा? टू शो दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमें ये पता करना है कि एयर में वाटर वेपर होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ पता लगाते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमें पक्का नहीं पता है कि वाटर वेपर होते हैं या नहीं होते हैं। एक्टिविटी का मतलब ही ये होता है, देखो साइंस का मतलब ही ये होता है कि आप चीज़ों को कर देखें। ओके, आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखें, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप रटी रटाई चीज़ों को नहीं पढ़ें। मैंने बोल दिया नहीं एयर में वाटर वेपर होते हैं और आप मान लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्टिविटीज़ का ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटीज़ का मतलब ही ये है साइंस में कि आप किसी की बातों को मत मानो। मैम ने बोला ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा आप मान लो कि नहीं होता ही होता है। अगर ये होता भी है तो आप रीज़न पता करो क्यों होता है। आप ये पता करो कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि हाँ सच में ऐसा होता है। चीज़ों को खुद करके देखने का ही मतलब साइंस है। लॉज लिखे हुए हैं, थ्योरीज लिखी हुई हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता दूँ नहीं ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है तो मैम बताइए कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस एक्टिविटी से। 4 स्टील टम्बलर्स, क्या क्या चाहिए आपको? 4 स्टील के टम्बलर्स लेना, 4 स्टील के ग्लास ले लेना, आइस कोल्ड वाटर लेना, मतलब बहुत ही ठंडा पानी लेना, एंड अ रेफ्रिजरेटर। ऑफकोर्स सबके घर में होता है। सो मेथड क्या है? फिल वन ऑफ द टम्बलर्स विद द आइस कोल्ड वाटर एंड सेट इट ऑन द टेबल। वेट फॉर सम टाइम। आपने ग्लास लिया, उसमें बहुत ठंडा पानी भरा और आपने उसको टेबल पर रख दिया। क्या होगा? फील द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। हाउ डज इट गेट वेट? वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम? आपने देखा कि पानी तो टम्बलर के अंदर है पर टम्बलर के ऊपर ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। थोड़े टाइम बाद तो वो पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा कि वो बहने लगेगा। होता है ना। फ्रिज से बॉटल निकाल कर आप टेबल पर रख दो, क्या होगा? उसमें थोड़ी देर बाद पानी तो अंदर रहेगा पर उसके जो बॉटल के ऊपर है उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी और वो पानी बहने लग जाएगा। इतना अमाउंट में वो पानी निकलता है। Place one of the empty tumblers on the table. Place another empty tumbler in the refrigerator and the 4th tumbler in the freezer. आपने क्या किया कि एक टम्बलर लिया, उसको टेबल पर रख दिया, दूसरा टम्बलर लिया, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, और जो लास्ट का टम्बलर था, जो लास्ट का ग्लास था, आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया। तो 4 चीज़ें, 4 टम्बलर हमने लिए थे। एक में हमने ठंडा पानी रख के टेबल पर रखा, एक को हमने खाली को टेबल पर रख दिया, दूसरे को हमने रेफ्रिजरेटर में रखा और चौथे को हमने फ्रीज़र में रख दिया। आफ्टर अबाउट 10 minutes, टेक आउट द टम्बलर्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड द फ्रीज़र। लाइन अप द 3 टम्बलर्स ऑन द टेबल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब तीनों को लाइन से रख दो। अब देखो क्या होगा। ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको देखने को? You will notice water droplets on the outside of the tumbler containing ice cold water. जिसमें ठंडा पानी था उसके ऊपर आपको बूंदें नजर आएंगी। Similarly, water vapor also form on the outer surface of the tumbler kept inside the freezer and in the refrigerator. इसके अलावा जब आप उसे निकालोगे तो उसके फ्रीज़र से आप ग्लास को निकालोगे तो उसके ऊपर से आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। But the amount of water vapor will differ. The tumbler having ice cold water form maximum water vapor, while the tumbler kept on the table does not form any water vapor. आपने फ्रीज़र से ग्लास को निकाला तो ज़्यादा धुआं, फ्रिज से निकाला थोड़ा सा कम, और टेबल पर तो कोई धुआं उठा ही नहीं।
Conclusion. The condensation rate of the water vapor surrounding the tumbler containing ice cold water will be the highest. सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ जिसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ था. While that of the tumbler kept inside the refrigerator will be the lowest. रेफ्रिजरेटर के अंदर जो था उसके अंदर कंडेंसेशन बहुत कम हुआ. When the water vapor present in the air comes in contact with any cold surface, it condenses and forms water droplets. This shows that air contains water vapor. तो वही water vapor तो थे जो हमें बूंदों की फॉर्म में नज़र आए, वो वही water vapor थे जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो आपको आ गई होगी ये एक्टिविटी. दूसरी वाली एक्टिविटी आप खुद करके देखिएगा. अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में. तो देखिए, एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है. कौन कौन सी हैं वो लेयर्स? आप इनको सीक्वेंस वाइज लर्न करेंगे. यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैम पहले ट्रोपोस्फियर है फिर एग्जॉस्फियर है. नहीं, पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है, उसके बाद लास्ट में है एक्सोस्फियर. ओके, तो ये आपको सीक्वेंस में लर्न करनी है. इसी सीक्वेंस में आपको इनको लर्न करना है. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए, ये रही लेयर्स. देखिए, सबसे नीचे हमारी ट्रोपोस्फियर हो गई, दूसरी है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, और ऊपर जाएंगे मेसोस्फियर, और ऊपर जाएंगे थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फियर. चलिए, अब एक एक करके इन लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे नीचे वाली लेयर की, यानी कि ट्रोपोस्फियर. एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली अप टू 15 किलोमीटर. तो इसका जो दायरा होता है वो 15 किलोमीटर तक का होता है. ट्रोपोस्फियर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. देखो, ये तो आपको नज़र ही आ रहा होगा. यहाँ पर आपका अर्थ का सरफेस बताया हुआ है, और अर्थ के सरफेस से सबसे पास कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर. वाटर वेपर, एज वन गोज हायर अप इन द ट्रोपोस्फियर, टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप. जितना ज़्यादा आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर भी कम होता जाएगा. Water vapor that has risen up cannot go higher than this layer. Water vapor changes into ice and is trapped here. Water vapor यहीं पर रहते हैं. Most clouds and weather phenomena such as wind, snow, fog and dust storms also occur here. तो जितने भी आपके जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जितनी भी वेदर रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, वो सब आपकी ट्रोपोस्फियर में बनती हैं. यानी कि हवा ट्रोपोस्फियर में चलती है, आपकी बर्फ़ ट्रोपोस्फियर में गिरती है. इसके अलावा आपका जो फॉग होता है, कोहरा होता है, वो भी ट्रोपोस्फियर तक होता है. जो तूफान आते हैं मिट्टी के, डस्ट के, वो भी आपके ट्रोपोस्फियर में ही आते हैं. दूसरी लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर. दिस लेयर लाइज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फियर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. तो 15 से 50 किलोमीटर तक का इसका दायरा होता है. दिस लेयर कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन. देखो, अंडरलाइन कर लेना, जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, ओके, जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में ही है. तो आपसे कोई पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि अर्थ की स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है. एटमॉस्फियर की स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है. दैट एब्जॉर्ब्स मोस्ट of the harmful ultraviolet radiations coming from the sun. The air here is very dry and thin, and because of that, this is where jet craft and hot air balloons fly. तो इसको देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं और हॉट एयर बलून्स हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं. नाउ मेसोस्फियर, तीसरी लेयर. नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तीसरी लेयर, extending from 50 to 80 kilometer above the earth's surface. This layer lies directly above the stratosphere. Stratosphere के just ऊपर है mesosphere. It is known to be the coldest part of the atmosphere. तो atmosphere का सबसे ठंडा अगर कोई part है तो वो है आपका mesosphere. Most meteors burn up in this layer after entering the earth's atmosphere and before reaching the earth's surface. तो जब हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने मीटियोर्स के बारे में भी पढ़ा था. तो मीटियोर्स हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर आ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फियर में आ जाते हैं, जिनको जल जाना होता है. ओके, ये अच्छे से बर्न हो जाते हैं, हमारे अर्थ को डैमेज नहीं करते हैं, अर्थ के सरफेस को. तो ये जो मीटियोर्स होते हैं ये इसी लेयर में बर्न होते हैं, यानी मेसोस्फियर में. अब है हमारी थर्मोस्फियर.
This layer extends from 80 km above the Earth's surface to the outer space. From the sun, it receives extraordinarily large amounts of energy. Temperatures in this layer may rise to as high as thousands of degrees, which makes the thermosphere very hot. तो सबसे गर्म लेयर है ये, बहुत ज़्यादा गर्म लेयर है ये हमारे एटमॉस्फियर की, थर्मोस्फियर. It is where the space shuttles and satellites orbit and the aurora occur. ओके, तो यहीं पर हमारी जो सैटेलाइट्स हैं वो घूमती हैं. अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट लेयर का, विच इज़ एक्सोस्फियर. अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फियर. ओके, और इसके बाद जो हमारा पूरा एटमॉस्फियर है वो स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है. नाउ ऑक्सीजन साइकिल. We know that the amount of oxygen in the atmosphere is approximately 21%. This percentage always remains constant in the atmosphere. तो एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन हमेशा 21% रहेगी. पहले भी 21% थी, अभी भी 21% है और आगे आने वाले समय में भी 21% रहेगी. क्यों रहेगी, क्या रीज़न है इसका? How do you think this percentage is maintained? This is because of the process of photosynthesis and respiration. ये क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की हेल्प से. कैसे? हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं. हो गया ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. However, the amount of oxygen released during photosynthesis is much more than the amount of oxygen consumed for respiration by the plants. Animals, including human beings, use oxygen released by plants for respiration and they in turn release carbon dioxide, which plants use to prepare food and to release oxygen. Just मैंने अभी आपको ये पूरा बताया. हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं. ओके, देखिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा? प्लांट्स ले लेंगे. ओके, और ये हमें वापस क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे. हो गई ना ऑक्सीजन साइकिल. तो अब मुझे बताइए, क्या आप प्लांट्स के बिना रह सकते हैं या प्लांट्स हमारे बिना रह सकते हैं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं. नो यूजेस ऑफ एयर. देखिए ये तो बड़ा ही ऐसा चीज़ है जो आप नॉर्मली भी मुझे बता सकते हैं कि मैम एयर के ये यूजेस होते हैं. ओके, हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है. ओके, विंड मिल चलाने के लिए विंड के चलने की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है. ओके, एरोप्लेन भी भाई हवा में ही उड़ते हैं. आपकी जो पतंग है वो भी हवा में उड़ती है. पैराशूट्स हवा में उड़ते हैं. ओके, air is important agent of pollination and seed dispersal. Air fills empty spaces in objects like balloons, tires and tubes to make them useful. भाई बलून है, आपके टायर हैं, आपके ट्यूब्स हैं, इनमें भी हवा भरते हैं आप, है ना. पापा गाड़ी में भी हवा भरवाते हैं, आप साइकिल में भी हवा भरवाते हैं. Different musical instruments such as guitar and flute are played with the help of air. इसके अलावा जो बांसुरी है, गिटार है, ये भी किसकी हेल्प से बजते हैं? आपके एयर की हेल्प से बजा पाते हैं आप इन्हें. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर. बहुत अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा और फेमिलियर सा चैप्टर था ये. आप इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ चुके हैं. एक्टिविटीज़ को एक बार कर देखिएगा. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है. इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट हो, आप पे क्लिक करिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए. एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट करिएगा. कोई डाउट हो अगेन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.